अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अबूज़र मोहम्मद। आज हम फिर रियल टॉक्स विद अबूज़र का एपिसोड आपकी खिदमत में पेश करते हैं PWOA डिजिटल की जानिब से, जो कि स्पॉन्सर्ड है WB बाय हिमानी की जानिब से। तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB बाय हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर। तो आज हम बात करेंगे मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड। मीडिया इंडस्ट्री में क्या काम होते हैं, कैसे काम होते हैं और जो क्राइसिस मीडिया इंडस्ट्री में फेस किए जाते हैं उससे रिलेटेड, तल्ख हकीकत से रिलेटेड। तो आज हमारे साथ मशहूर मारूफ फनकार, मशहूर मारूफ होस्ट ऑफ रमजान ट्रांसमिशंस, होस्ट ऑफ मॉर्निंग शो और डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जी हाँ, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिर लोधी और साबिर गनी। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई और साबिर भाई, कैसे मिजाज हैं आप दोनों के? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। साबिर गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। साबिर साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। साबिर साहब, जैसा कि आज हमारा मौजू कुछ इस तरह से है कि हम लोग आज सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। तो आज के सवालात कुछ ऐसे हैं कि देखें, कोविड की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है कई चीज़ों में, कई चीज़ों में जो है उनको बहुत सारे नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि कोविड-19 ने किस तरह से मीडिया इंडस्ट्री को मुतासिर किया? मसला ये कि हम लोग की जहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह होती है ना, तो वो मतलब ऐसी कॉमन जगह होती है जहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे अमूमन ऐसा होता है कि फैमिलीज रहती नहीं है, वो सिर्फ शूटिंग के लिए देते हैं जगहें, जो लोकेशंस होती हैं। तो अब उसको डिसइंफेक्ट करना, चीजें करना, अब वहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं। अब ऐसा भी होता है कि हम लोग 3 दिन का स्पेल करके हम लोग चले गए, फिर हमारे बाद कोई दूसरी टीम आ गई। तो वहाँ पे ये बड़े मसले होते हैं कि किसको है, किसको नहीं है कोरोना, फिर वो चीज़ें ना, तो इस वजह से थोड़ा-सा था कि आर्टिस्ट खुद भी अवॉइड कर रहे थे। तो एक तो ये मेन वजह है। दूसरा ये कि शुरू में बहुत प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी यहाँ पे। कोई काम नहीं हो रहा था, कोई किसी किस्म की प्रोडक्शंस नहीं हो रही थी। और फिर मतलब ये है कि एक टेंशन सी फैल गई थी कि कोई काम नहीं है, मीडिया में कोई काम नहीं हो रहा। ज़ाहिर-सी बात है कि ये इतना बड़ा एक पेंडेमिक में सारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं किसी तरह। तो ये एक टेंशन थी, लेकिन अभी करंट सिचुएशन ये है कि अब काफ़ी हद तक प्रोडक्शन सारी स्टार्ट हो गई हैं और मेरे ख़्याल से अभी 50% से ज़्यादा लोग काम उसी तरह रूटीन पे आ गए हैं। साहिर भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि कोविड-19 ने किस तरह से मीडिया इंडस्ट्री को मुतासिर किया? अब सर, कोविड ने सारी दुनिया को ज़ाहिर है एक डिफरेंट नॉर्मल पे लाके खड़ा किया। दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल नाउ, जहाँ हम मास्क पहन रहे हैं, जहाँ हम एक दूसरे से फासले से मिल रहे हैं, जहाँ बड़े-बड़े लंबे स्ट्रेच डेज के लिए लॉकडाउन हैं। कैलिफोर्निया के अंदर आज जिस दिन आपसे बात कर रहा हूँ, उस दिन कैलिफोर्निया के अंदर 35 डेज का लॉकडाउन जो है वो अनाउंस हो गया है और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अनाउंस हुआ है। टेक्सास को कोड रेड कर दिया गया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टेक्सास की सर्टेन काउंटीज जो है, फोर्ट बेंड काउंटी से लेकर और बहुत सारी काउंटीज के अंदर ये लॉकडाउन हो जाए। ऑस्ट्रेलिया आई थिंक जहां आप हैं वहां अच्छी खासी चीजें हैं। जहाँ तक मीडिया इंडस्ट्री का ताल्लुक है, तो मीडिया इंडस्ट्री बिल्कुल उसी तरह से मुतासर हुई है जैसे कोई और इंडस्ट्री मुतासर हो सकती है। हमारे जो बड़े बजट थे वो खत्म हो चुके हैं। मल्टीनेशनल जो है वो एड जो है वो रन नहीं कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हुए हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। पेमेंट्स जो है वो हॉल्ट हो चुकी हैं। फनकार जो है जिनके पास पहले बेकार सा काम था, अब उनके पास काम नहीं है। जाहिर है जब आपकी शूटिंग्स खत्म हो जाएंगी और हमारी मीडिया के अंदर एंटरटेनमेंट में खासतौर पे 80% हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो एंटरटेनमेंट को होल्ड रखती है।
और ड्रामा इंडस्ट्री बिल्कुल शट कर दी गई है, वो बिल्कुल बंद है। ऑब्वियसली हर आदमी, कोई आदमी भी अपनी सेहत का जान का रिस्क नहीं लेगा ना। प्रॉब्लम कोविड के साथ ये है कि चूंकि इसमें से 70% लोग जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो अगर खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे आपको सिम्टम्स नहीं भी हैं और आप कोविड के पेशेंट हो जाते हैं, तो आप किसी को लगा सकते हैं। तो ये अपने कॉन्शियस पे कोई भी आदमी बोझ नहीं ले सकता। तो उसकी वजह से तमाम चीजें सब फॉल्ट पे हैं। बड़ी बड़ी जितने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं और जितने उनके बायर्स हैं, उन्होंने तमाम के तमाम बजट जो है वो खत्म कर दिए हैं। हम इस वक्त बेयर मिनिमम 15 से 20% के बजट पे काम कर रहे हैं। पहले 100 था, अब वो 15 से 20% का बजट है। तो it's terrible, it's quite bad here in Pakistan, and I'm sure everywhere else also ये खासी बुरी सूरत हाल है। तो जैसे कि हमारे बहुत सारे फनकार इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके ख्याल में फनकारों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए? वो जगजीत ने गजल गाई थी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों। तो ये तो यार तुमने अबूजर बड़ा कमाल सवाल किया है। कुछ भी नहीं करना चाहिए उनको, वो जो कर रहे हैं उनसे वही नहीं हो रहा, फनकारों के लिए क्या करेंगे। मतलब आप घर से निकलते हो दाल लेने के लिए तो पता चलता महंगी हो गई है, आप घर से निकलते हो पेट्रोल डलवाने के लिए तो पता चले वो हड़ताल पे चला गया है, आप घर से निकलते हो चावल लेने के लिए तो पता चलता वो बाजार में नहीं है, चीनी का बोरान, आटे का बोरान, ह्यूमन का बोरान है हमारे यहाँ। तो हमारी हुकूमत ने तो क्या करना है, और जहाँ से हुकूमतें बनती हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं आजकल, तो उनके यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो जिनसे आशीर्वाद लेते हैं उनको अपने आशीर्वाद का बड़ा इशू आया है। तो वो आम आदमी की, देखिए आम आदमी की जिंदगी कभी नहीं बदलने वाली हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली। आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं एक अस्पताल चलाता हूँ जिसमें 150 मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं, वो मैं अपनी जेब से चलाता हूँ, किसी से पैसा नहीं लेता, हम उसकी फंड रेजिंग नहीं करते। डू यू नो कि ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो पाकिस्तान में इन्हीं बुनियादों पे काम करते हैं। तो इन 72 सालों में आप किसी से पूछ के देख लो, इन 72 सालों में हमारे पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। अस्पताल हमें हुकूमतों ने नहीं दिए, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई, रोजगार हमें हुकूमत ने नहीं दिया, घर पे रहने के लिए छत हुकूमत ने नहीं दी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो इनसे कुछ नहीं होना, ये क्या करेंगे फनकारों के लिए, अपने लिए कुछ कर लें। हाँ, ये अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों को ये कह सकते हैं कि अगर कोई बुखार का मरीज है तो उसको ठप्पे लगाओ कोविड के, खुदा ना करे अगर वो मर जाता है, वो जान से गुजर जाता है, हार्ट अटैक के जरिए जान से गुजर जाता है, तो वो ये कहते हैं कि अच्छा जी ये कोविड का पेशेंट है, हम इसकी लाश नहीं देंगे जब तक तुम 2 लाख रुपए जमा नहीं कराओगे। तो ये क्या करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। जब जिस जमाने में तहरीक इंसाफ आई थी, वी ऑल हैड रियली हाई होप्स, और मैं आज भी खान साहब को बहुत अच्छा समझता हूँ, आज भी मैं समझता हूँ कि खान साहब एक बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन आई एम वेरी सॉरी, जो टीम है ना उनकी सराउंडिंग्स के अंदर, उन्होंने जो काम किया हुआ है वो फिर इससे पहले कभी भी किसी हुकूमत में नहीं है, तो ये तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए, हुकूमत को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए हमारे आर्टिस्टों को, और ये हमारे वो फेस होते हैं जो लोग इनसे बड़ा इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो इनके लिए करके मतलब कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो, इनको कोई ना कोई ऐसा इंसेंटिव देना चाहिए ताकि वो भी फील करें, अच्छा फील करें कि हम भी इस मुल्क का कोई हिस्सा है, हम भी कुछ हैं जो लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इनको एप्रिसिएशन देनी चाहिए इस बात पे, और अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स देने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल हुकूमत को इनको वो थोड़ा-सा फोकस करना चाहिए। देखिए, पिछले दिनों मैं एक सोर्स पढ़ रहा था, तो उससे मुझे ये इल्म हासिल हुआ कि पाकिस्तान में बहुत सी मीडिया चैनल, टीवी चैनल जो है वो पेमेंट्स पूरी नहीं उतार रहे अपने फनकारों की, अपने अदाकारों की, अपने वर्कर्स की। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये बात हकीकत है या ये न्यूज़ जो है वो फैब्रिकेटेड है? हाँ, ये काफ़ी हद तक ठीक बात है। काफ़ी लोगों के चेक बाउंस हुए हैं। उसकी मेन वजह ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ की एक रोलिंग कमानी होती है। हमारे यहाँ कमर्शियल्स की एक रोलिंग होती है 45 डेज़ की। फिर आर्टिस्टों को पेमेंट की जो रोलिंग है वो भी इसी तरह होती है 30 डेज़ की, 45 डेज़ की। तो कुछ ऐसे चेक्स थे जो बाउंस हो गए, जो डेट पे जब वो अपना प्रेज़ेंट करने गए बैंक में तो वो बाउंस हुए थे। उसकी मेन वजह यही थी कि बैलेंस नहीं था अकाउंट में, तो इस वजह से हुए, ये फेस किया, काफ़ी लोगों ने फेस किया। तो अब ये है कि वैसे देखा जाए तो हमारी मीडिया इंडस्ट्री में इस तरह के मसले तो हैं चेक्स वगैरह के, लेकिन इसकी वजह से मतलब ये कोरोना की वजह से काफ़ी जो है ज़्यादा हो गया था। और ये है कि इवन हमारे जो मीडिया के जितने एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारे यहाँ जो काम करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी एक
सीनियर लेवल से लेके बिल्कुल जो छोटे उस पे डेजिग्नेशन पे काम करते हैं, तो सबको अभी एक तरह से जॉब इनसिक्योरिटी हो गई है कि काफी टाइम से अब कितने ऐसे लोग हैं जो हम प्रोडक्शन के लोग हैं, अब हमारा काम जो है वो घर पे बैठ के काम नहीं है। अब वो जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है, एडिटिंग का, ग्राफिक्स का, वो तो चले हमें ब्रीफ मिल जाती है ईमेल पे तो हम कम काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो काम शूटिंग का ही है, रिकॉर्डिंग का है, तो हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो हमारा वर्क फ्रॉम होम वाला सीन बन ही नहीं सकता था। तो ये इस तरह की जॉब इनसिक्योरिटी काफी हो गई थी, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि अब काम बिल्कुल रूटीन में आ गया है। इवन हम भी अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं जो बीच में रुक गई थी। नहीं देखिए, फैब्रिकेटेड तो बिल्कुल नहीं है, बात कुछ होती है तो निकलती है, ऐसा तो नहीं कि फैब्रिकेटेड है, ऑब्वियसली बिल्कुल सच है, लेकिन हर तस्वीर के दो रूप होते हैं। देखिए, और हम दूसरे रूप में कभी देखने के आदी नहीं, हम वही बात करते हैं जो हमें हर्ट कर रही होती है, और हमें जो हर्ट कर रही है वो ये करेगी चाहे पैसा नहीं होता, बिल्कुल हर्ट करता है, तो सारे लाइवलीहुड आपको मुतासर होता है। बट ये बात समझें कि चैनल को भी बाहर सोर्सेज से पैसा आता था तो वो आपको खिलाता था। अच्छा, हमारे यहाँ जो सबसे इलफेटेड बात है वो ये है कि हमने कभी प्लानिंग नहीं की किसी भी सेक्टर में। हमें पता था कि हम स्लैब पे आते हैं, साल में 2 दफा आते हैं, हमने कभी उन 2 दफा की भी प्लानिंग नहीं की। एडवर्टाइजिंग का बजट साल में 2 मरतबा स्लैब देखता है। हमने आज तक, जब से हमारी मॉडर्न मीडिया इंडस्ट्री कायम हुई है, उसकी कभी प्लानिंग नहीं की है। हमारे यहाँ ले ऑफ होना आज भी मीडिया को कंसिडर नहीं किया जाता कि ये कोई प्रॉपर जॉब है या ये कोई गवर्नमेंट जॉब है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता। व्हाई डू यू थिंक कि हमारे मुल्क में इतने यूट्यूबर्स पैदा हो रहे हैं? व्हाई डू यू थिंक कि हमारे मुल्क में इतने टिकटॉकर्स जो है वो पैदा हो रहे हैं? उसका रीजन ये है कि जरूरत इजाद की मां है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। क्या चैनल ने ले ऑफ नहीं किए? बिल्कुल किए। क्या चैनल ने सेट बाउंसेस नहीं किए? बाउंस नहीं किए? बिल्कुल किए। चैनल का कोई एक मालिक बता दे जो रोड पे आया? किसी चैनल का कोई मालिक रोड पे नहीं आया, लेकिन चैनल के ऐसे हजारों एम्प्लॉइज हैं, चैनल्स के ऐसे हजारों एम्प्लॉइज हैं जो जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से थे, जो टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट से थे, जो एक्टर्स थे, जो बाकी और काम किया करते थे, वो कहीं नहीं है। तो हमारे यहाँ ये इल प्लानिंग है। और देयर आर फ्यू चैनल्स जो पैसा भी दे रहे हैं, चाहे कम दे रहे हैं, लेकिन वो टाइम पे देते हैं। उन्होंने उन लोगों को सेवरेंस देके निकाल दिया, उन्होंने कहा जी हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये 1 महीने की या 2 महीने की सेवरेंस है, आप कोई और जॉब ढूंढ लें, लेकिन आप यहाँ पर बैठ के अपना वक्त जाया ना करें। हमने आपको कम से कम 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की सेवरेंस दे दी है, अब अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। और जिन लोगों को रिटेन कर सकते थे उनको रिटेन किया, उनको टाइम पे पैसे दे रहे हैं। अच्छा, फिर एक बात और है, हम हर इल्जाम गवर्नमेंट पे देते थे। गवर्नमेंट ने एक काम बड़ा अच्छा किया है, उन्होंने कहा कि चैनल के मालिकान को कहा कि आप लोग लोन ले लें, लोन लेने के बाद कोशिश ये करें कि आप रिटेन करें अपने एम्प्लॉइज को। अच्छा, वो लोन्स भी अब लिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। क्या सूरत हाल आगे बेहतर होगी? आई डोंट नो, लेकिन जब तक ये फैसला नहीं कर लिया जाता कि चैनल्स के ऑडिट प्रॉपर तौर पे होने चाहिए, जब तक आप उस ऑडिट को प्रॉपर नहीं करेंगे और ऑडिटर्स को नहीं बिठाएंगे, तब तक चैनल की जिंदगी और जो चैनल के मालिकान की जिंदगी है वो, और साथ साथ जो आम लोग हैं उनकी जिंदगी, उसमें ये डिफरेंस नजर आता रहेगा। तो सर आप क्या समझते हैं, क्या मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर किसी किस्म के गरीब और नादार फनकारों की बहबूद के लिए काम कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, इससे पहले भी बहुत ज्यादा गरीब और नादार फनकारों के लिए वो काम नहीं होता, लेकिन वो जो फॉर्चुनेट होते हैं वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके चलते हैं। आई एम श्योर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी आपको मैं मेंशन कर देता हूँ। पीपल, हमारे साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, और वो हमेशा से मेरे पिछले 14 सालों से मेरे साथ रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो बहुत उनकी जैसी भी सपोर्ट होती है वो होती है। अगर आप इसी तरह से इसके अंदर देखें तो फहद के साथ बहुत सारे लोग अटैच होंगे, हुमायूं के साथ बहुत सारे लोग अटैच होंगे। वो लोग जो थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं वो जरूर करते हैं। हमारे यहाँ आपने हुकूमत की बात की थी, हुकूमत नहीं करती और कभी नहीं करती, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आम फनकार जो है वो फनकार की मदद जरूर करता है। वो अपना रीच आउट के जरिए जरूर आता है और कोशिश करता है। आर्ट्स काउंसिल के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, और इन ऐसे हालात के अंदर, जब कोविड के अंदर फनकारों के पास काम खत्म हो गया था, तो उनको बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ बोले उनके घरों पर जाके इमदाद भी की गई है। तो ऐसा नहीं है कि ऑल इज डार्क। बहुत हद तक वो फनकार जो काम करते हैं, मायरा ने बहुत किया होगा, बताने की कोई बात नहीं, मैं सिर्फ नाम आपको थ्रो कर रहा हूँ। मैं भी शमशोर बहुत करती होंगी और बहुत सारे लोग करते होंगे। These people are there and I'm sure they help a lot. वो बहुत ज्यादा, लेकिन जाहिर है चूंकि बात नहीं हो रही इसलिए आपको पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी हम चाहे जितना भी कर लें, आई थिंक जरूरत इस बात की हुकूमत आ गया है और फनकारों की फलाह के लिए काम। मेरे ख्याल से वो एक सोशल गैदरिंग का एक वो प्लेटफॉर्म है कि वहाँ लोग बस आते हैं और बातें करते हैं, मिलते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन होते हैं कि हाँ हम तो ये करने वाले, वो करने वाले।
कहीं कहीं बात बन जाती है, लोगों के कनेक्ट होते हैं आपस में एक दूसरे से, तो अच्छे कोई प्रोजेक्ट्स में मिलके कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है वहां जाना करना हासिल वसूल नहीं है। थोड़ा सा ये कि उस उन इन चीजों को भी ना अपग्रेड करना पड़ेगा, हुकूमत को फोकस करना पड़ेगा इन चीजों पे, कि मतलब सिर्फ वो तबका ना जाए लियाकताबाद और नाजमाबाद वाला या दूसरे एरियाज वाला, मतलब डिफेंस वाले लोग भी आए, बहादराबाद वाले आए लोग, और वहाँ गेट टुगेदर करें, और मतलब मजा आए ना, मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग आए, आमने सामना करें, बात करें, तो इस तरह एक दूसरे से कनेक्ट हो तो बहुत सारे ताल्लुकात बनते हैं, काम बनते हैं एक दूसरे के। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक अफ़राद अक्सर बद से बदतर हालत में चले जाते हैं? देखिए हमारे यहाँ जो जितने इस तरह के जो कॉमेडियंस हैं ना, उनके साथ मसला ये है कि वो लोग वक्त के साथ साथ ना अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। इसकी मेन वजह ये है कि सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो टीवी के जितनी इंडस्ट्री है, फिल्म की इंडस्ट्री है, और थिएटर हो गए, हमारे स्टेज हो गया, तो अब ये इंडस्ट्री को बिल्कुल चाहिए कि जितने लोग हैं वो मतलब एक आर्टिस्ट एज अ ब्रांड अपने आप को प्रमोट करे, अपने आप को वक्त के साथ साथ अपनी चीजें, और कोशिश करे कि साथ साथ अब सोशल मीडिया पे भी अपने कोई इस तरह के कंटेंट प्रोड्यूस करे, वो कहीं ना कहीं नजरों में रहे। तो मेन वजह ये है कि वो लोग इतना पीछे इसलिए रह जाते हैं कि अब वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करते चीजों में। और दूसरा ये कि कुछ ऐसे मैंने देखे हैं पर्सनली, मैंने उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, उनके साथ जब मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगे हैं दूसरों से ना, जो अभी तेजी से जो एक नई जनरेशन आ रही है मीडिया में, थिएटर में, कहीं पे भी, तो उनसे इनसिक्योर इसलिए हो रहे हैं कि क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी से दूर हैं। तो हम लोग नई जनरेशन का ये है कि हम लोग हर चीज में एक्टिव हैं, चीजें समझ जाते हैं, अपडेट कर लेते हैं, तो फौरन ही उसको अप्लाई कर लेते हैं चीजों को। तो मेन वजह जो मुझे नजर आती है वो ये है कि वक्त के साथ चलना है। देखो यार, बहुत सारे अवामिल होते हैं। एक तो कुछ हमारा ब्रॉटअप जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हम अचानक सडनली गेम्स पे आ जाते हैं। जब सडन गेम्स पे आते हैं तो हमसे संभाले नहीं संभलता, कुछ लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते, और ये पूरी दुनिया में होता है, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता। आप अगर देखें तो MC हैमर, माइक टाइसन, ये जॉनी डेप और बहुत सारे लोग जो है वो फाइनेंशियल ट्रबल से गुजरे हैं, बेतहाशा गुजरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमारे यहाँ होता है, लेकिन उनको तो फिर भी काम होता है, उनको बहुत पैसा मिलता है। हमारे यहाँ तो काम भी बहुत करवाया जाता है और पैसा भी कम दिया जाता है। फिर बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि फनकारों के पैसे जो है ना, वो उनको वक्त पैदा नहीं होते, तो वो बहुत सारी और चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पर उनको कर्जे चढ़ जाते हैं, बहुत सारी और चीजें होती हैं। तो इन फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक हमारे इंस्टीट्यूशन को आगे आना चाहिए। अब आप फॉर इंस्टेंस बैंकिंग को ले लें। अगर आप पाकिस्तान में फनकार हैं तो आपको बैंक लोन नहीं देगा, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बैंक से लोन हासिल करना, because you don't have a permanent job। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है, जाहिर है बैंक को अपने रिस्क एनालिसिस करने पड़ते हैं, बट एट द सेम टाइम फनकार कहाँ जाए? बिल्कुल ऐसे ही है। और मजे की बात भी यही है कि अब आप जैसे देखें, नादिर अली जैसे लोग हैं, ऐसी इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री में नादिर अली जैसे लोग भी अभी मौजूद हैं, जो थिएटर से आगे बढ़ बढ़ के कॉमेडी में मतलब अपने आप को अपग्रेड कर करके आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि बेस्ट यूट्यूबर है पाकिस्तान के। तो इसी तरह आपके सामने और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो बस ये कि मेरे पास आपके लिए और भी कुछ सवाल आते हैं जो कि बहुत ही आप समझेंगे कि बहुत ही ज़रूरी सवाल आते हैं। लाइक हमारे मुल्क में हमारे मुल्क में क्या दुनिया भर में जो भी सेलिब्रिटी होता है, जो भी मीडिया पे होता है, जो भी स्क्रीन के सामने होता है, वो बज़ाहिर तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल कंसीडर किया जाता है। बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग क्योंकि उनके नाम के साथ पब्लिक फिगर लग जाता है। उनके इंस्टाग्राम पे, उनके फेसबुक पे, उनकी हर जगह पे क्योंकि वो पब्लिक फिगर कंसीडर हो रहे होते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जब लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, जब वो लोग लोगों की नज़रों में होते हैं, पब्लिक फिगर बन चुके होते हैं, तो फिर वो अपनी किसी बुरे वक़्त कोई बुरा वक़्त आने पे वो फिर ये क्यों कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ़ है? देखें, हाँ, इसमें मसला ये है कि काफी लोग जो सेलिब्रिटीज वगैरह हैं, वो अपनी रियल लाइफ की रियल स्टोरीज को काफी लोग जो है वो नहीं शो ऑफ करते, नहीं बताते। तो उसमें ये है कि एक बहुत अच्छा वक्त देखा होता है ना किसी ने, फिर एकदम से अगर डाउनफॉल आता है तो वो शायद वो नहीं चाहते कि मेरी जो एक इमेज है, अब मसला सिर्फ ये है कि इमेज का है कि लोग आगे से क्या कहेंगे कि यार
मेरा तो ये लिविंग स्टैंडर्ड था, बिल्कुल मैं इस तरह से अब है, तो चीजों में फर्क आता है। तो अब हालांकि मैं कहता हूँ कि ये सारी मटेरियलिस्टिक हैं चीजें ना, तो इन चीजों पे मैटर नहीं होता। अगर एक सेलिब्रिटी है, वो डिफरेंट कैरेक्टर्स में आपको नजर आ रहे हैं, डिफरेंट एक्ट्स में नजर आ रहे हैं, तो वो अब आप उनके लिए क्या रोल मॉडल बन रहे हैं, आप किसकी वजह से, तो उनका कोई स्टाइल पसंद होगा, कोई चीज पसंद है। लेकिन यह है कि अच्छा है अगर आप जितना अच्छा अपनी रियल लाइफ स्टोरी अगर शेयर करते हैं तो अच्छा है, कुछ लोगों से सिंपैथी मिल जाती है। लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है लोग नहीं करते शेयर इस तरह की चीज। अच्छा, वैसे बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे आयशा उमर है हमारे सामने और मारिया वास्ती है हमारे सामने, वकार ज़का है। तो वकार ज़का पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन स्टिल दे ऑल आर पब्लिक फिगर्स। उनकी फैन फॉलोइंग है, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके उनको उनको फॉलो करते हैं हर स्टेप्स में। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनके वो रोल मॉडल्स हैं। तो जब उनकी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो कि वल्गर होती हैं, जो कि नेगेटिव वे में जा रही होती हैं, तो आप क्या समझते हैं? क्या उनको इसमें क्या बेहतर करना चाहिए जिससे जो लोग हैं, वो भी बेहतर रहें? देखिए, ये जो आपने 2-3 नाम लिए ना, वकार ज़का, मारिया वास्ती और ये सारे, तो अब वकार ज़का के अलावा तो मैंने मेरी नज़र से बाकी लोगों की तो चीज़ें इस तरह की कोई नहीं गुज़री हैं, कोई बोल्ड किस्म की। हाँ, वकार ज़का एक हेडफ़ोन शो चल रहा था उसका काफ़ी टाइम से। लेकिन उसने अभी एक बहुत अच्छा एक इनिशिएट लिया, एक बहुत अच्छा एआई पे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, जो मेरे ख़्याल से ब्रेन तरीन के नाम से था। वो मेरे ख़्याल से उसकी शायद 2 एपिसोड किए हैं उन्होंने लाइव और उसके बाद बंद कर दिया। क्योंकि ये जो आवाम है ना, अब या तो ये है कि वो खुद बहुत बेहतर समझते हैं चीज़ों को, कि जो ऑडियंस आपकी बनी हुई होती है ना, अब वो अपने चैनल से ही कर रहे थे, अपने पर्सनल चैनल से, तो उनकी ऑडियंस जो है वो हेडफोन शो वाली बनी हुई है। अब वो करने लगे पढ़ी लिखे वाला काम, तो जाहिर सी बात है पढ़ी लिखी ऑडियंस तो नहीं देखे, तो वो बहुत कम है उनकी ऑडियंस पढ़ी लिखी। तो मसला ये है कि फिर आपकी ऑडियंस को समझना होता है। और मैं नहीं समझता कि आप इस तरह का कोई कंट्रोवर्शियल या बोल्ड किस्म का कंटेंट बना के ही मशहूर हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। ऑडियंस बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यह है कि हो जाता है, कंटेंट अच्छा हो तो सब हो जाता है। देखिए, लॉकडाउन के ज़माने में जबकि फ़नकारों को उनकी रोज़ी-रोटी कमाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनको रोज़ी-रोटी उनको मयस्सर भी नहीं है। तो ऐसे कौन-से तरीके हैं जिनसे वो अपनी रोज़ी-रोटी और ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं? देखें, बात ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये डिजिटल का प्लेटफॉर्म बेहतरीन है। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी क्या स्किल्स हैं जो आप दूसरों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो मैं तो ये समझ रहा था लॉकडाउन में एजुकेशन साइड पे अगर आप काम करते हैं ना, तो बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती थी लोगों की। मिसाल के तौर पे कोई भी काम है जो आपको आता है, आप उसके ट्यूटोरियल्स बनाएं, चीजें करें। फाइवर है, upwork.com है, उस पे फ्रीलांस का आप काम कर सकते हैं, ग्राफिक्स का, एडिटिंग का, जो भी है। तो इस तरह के मैं वही कहूंगा कि आर्टिस्टों को थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा। अब यूट्यूब पे वही लोग कामयाब हैं जो मल्टीटास्किंग करते हैं, जिनको कैमरा ऑपरेट करने आता है, जिनको एडिटिंग करने आती है, जिनको कंटेंट का सेंस है, उनको समझ है चीजों की, उनको लुक एंड फील पता है, इनकी स्क्रीन क्या होनी चाहिए, चीजें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये बेहतरीन मौका मिला हुआ था सबको, अगर अपने आप को अपग्रेड कर लेते। अच्छा, चाहे हमारी क्रिकेट टीम हो या मीडिया, हमारे पास चलती है पर्ची सिस्टम। तो वो जो पर्ची सिस्टम है, किस हद तक आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि हमारी मीडिया में पर्ची सिस्टम बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा जो है वही चीज़ उसी चीज़ को फ़ॉलो किया जाता है? देखें, पर्ची सिस्टम तो है, जिसको हम कास्टिंग काउच वाला सीन भी कह सकते हैं, या फिर बहुत सी दवाओं पे हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे होते हैं, जो हमारे जो स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें एक फरमाइश आ जाती है ऊपर से कि इनको कास्ट करो। तो मसला ये, जब ऊपर से बात आती है टॉप मैनेजमेंट से, तो फिर हमें करना भी पड़ता है। मतलब वहां हम डायरेक्टर भी कभी कभी बिल्कुल हल्के पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, मतलब। और वैसे भी एक बात बताऊं, ड्रामा इंडस्ट्री है ना हमारी, वो अभी आर्टिस्ट ड्रिवन इंडस्ट्री बन चुकी है, कि आर्टिस्ट ही अपने आप को समझते हैं कि बस मैं हूं तो ये इंडस्ट्री है। डायरेक्टर तो आजकल लगता है कि वो एक ठेकेदार है, आया हुआ है, सुपरवाइजर है, सही है, वो सिर्फ देख रहा है, लोगों को मैनेज कर रहा है, बस वो बस ये कर रहा है। अब आर्टिस्ट लोग ऐसे हो गए हैं कि मतलब, अब पहले बीटीवी के दौर में, जो पहले की बात बता रहा हूँ, यहाँ जो प्रोडक्शंस होती थी, तो डायरेक्टर की बहुत वैल्यू होती थी। क्योंकि अभी यहाँ पे ड्रामा इंडस्ट्री में हमारे जिस तरह काम हो रहा है ना, जो
3 प्रोजेक्ट्स में किसी के साथ एडी रहा है ना, वो खुद डायरेक्टर हो गया है। अब वो खुद इतना नामी गिरामी डायरेक्टर, मैं जो हमारे यहाँ काम चल रहा है ना, वो बिल्कुल फैक्ट्री वाला निजाम चल रहा है कि एक प्रोडक्शन हाउस ना एक वक्त में इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है और कोशिश ये करते हैं कि एक दिन में 16-16 सीन निकल जाएं, 18 सीन निकल जाएं। तो वो कॉस्ट बचाने के चक्कर में इतना रगड़ रहे होते हैं सबको। तो फिर इस तरह जो मेहनत वाला काम होता है, इतना रगड़े वाला काम होता है ना, वो बड़े डायरेक्टर्स नहीं करते। तो फिर ये है कि वो जो छोटे डायरेक्टर्स होते हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा होता है सेट पे, आर्टिस्ट लोग अपनी चला रहे होते हैं। तो ये बड़े मसले हैं इस तरह के यहाँ पे। तो हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत सारे बच्चे मीडिया साइंसेस पढ़ रहे हैं और उनका मीडिया की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है मीडिया में? देखें, जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, निकलती हैं बिल्कुल। वक्त के साथ साथ जो प्रोजेक्ट जिस तरह से बढ़ते हैं तो उसमें भर्तियां भी होती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, उसमें एज सच डिग्री की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ टीवी चैनल्स में एज सच जरूरत नहीं है। इवन अनटिल एंड अनलेस आप कोई सीनियर पोस्ट पे जा रहे हैं या कोई एग्जेक्टिव की पोस्ट पे मतलब जा रहे हैं, एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर या सीनियर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर प्रोग्रामिंग, उसमें देखा जाता है कि हाँ बैचलर्स हुआ हुआ है, मास्टर्स हुआ हुआ है, तो एक तरह से डिग्री देखी जाती है। लेकिन मैं ख्याल से एडीज और ये डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, इनके लिए कोई डिग्री शिग्री यहाँ मायने नहीं रखती। यहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि एक पैच आया था अभी पिछला जो एक 3-4 साल पे, तो ये है कि अब काफी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं पिछले जो 6-8 सालों में। और ये मीडिया साइंस के स्टूडेंट्स ही हैं जो अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे कब मीडिया साइंस की डिग्री कोई 2010 के बाद डिग्री यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑफिशियली जो यहाँ पे सारे काफी इंडस्ट्री कर पा रहे हैं। तो उसके बाद से जो 4-4 सालों बाद यानी 2014-15 से जो बैच आया है ना, तो वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे साथ भी कितने ऐसे एसोसिएट असिस्टेंट रह चुके हैं जो कोई इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, कोई जेबिस से पढ़ के आया है। तो उनका फिर विजन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उनके जो सवालात होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं कभी कभी। तो उससे ये कि हमारी भी लर्निंग होती है, हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं, तो एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अच्छा सर, एक मेरा बड़ा मासूमाना सा सवाल है आपसे कि हमारी इंडस्ट्री एक हद तक वल्गैरिटी की तरफ जा रही है, वल्गर होती जा रही है, और लोग उस चीज को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जो कि अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क का नाम, असली नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और उसके नाम पे अगर हम अपनी मीडिया इंडस्ट्री को वल्गर साइड पे ले जाते हैं और बेहूदगी की तरफ आ जाते हैं, तो ये सरासर गलत चीज है। तो हमारी इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री जो है वो सरासर जा ही इसी साइड को रही है, चाहे वो कोई भी हो। इवन हमारा आज 5 साल का बच्चा भी अगर कोई टीवी ड्रामा खोल के देखता है तो वो हर वक्त जो है वल्गर चीजें उस पे आना और इन सारी चीजों से उसका माइंडसेट जो है वो खराब होता है। तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस हुआ है और इसकी बड़ी एक वजह है, वो ये कि हम ना भी करें ना इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस ना, तो अभी तो नेटफ्लिक्स का दौर है, अमेजोन प्राइम का दौर है, तो लोग कहीं ना कहीं स्विच करके देख लेते हैं। तो अब जो रिसर्च आई है ना, वो यही है कि हमारी जो ऑडियंस है ना, यहाँ की पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, वो देखना ही वही चीज आ रही है। अब क्योंकि हमारी व्यूवरशिप, जो हमारा कंटेंट है, उनकी व्यूवरशिप कम होती जा रही है, तो अब मजबूरन उनको करना पड़ रहा है इस तरह से। अब हमारा पता है यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई भी ड्रामा सीरियल फ्रेश जो ऑन एयर होता है ना, वो पहले टीवी पे होता है और उसके 1 घंटे बाद वो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाता है। तो बीच में मैंने देखा था कितने ऐसे टीवी चैनल्स वाले हैं जो टीवी के लिए एक अलग वर्जन बनता था जो कि पूरा सेंसर हुआ हुआ होता था, और इंटरनेट पे जो डालते थे वो थोड़ा सा उसमें जहाँ गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, मतलब इवन करीब आ रहे हैं, तो ये सारे सीक्वेंस भी, ये सारे सीन होते थे। तो फिर ये कि एक अलग एडिट बनती थी दोनों की, तो उस तरह से भी हो रही थी चीजें। लेकिन ये है कि फिर उस पर भी ऑब्जेक्शन हुए थे। तो बड़ी चीजें हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये कि हमारी ऑडियंस देखना ही वही चाह रही है। और मुझे लगता है ठीक है, हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अब अब आप देखें ना, नेटफ्लिक्स जो है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि नेटफ्लिक्स पे जिस तरह के टॉपिक्स होते हैं, जिस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं टैबू किस्म के, अब हम यहाँ एक मुस्लिम कंट्री में रह के कोई ऐसा खतरनाक कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे हमने कुछ बना दिया, तो यहाँ तो डायरेक्टर को भी पकड़ा जाएगा, यहाँ प्रोड्यूसर को भी पकड़ा जाएगा, जो आर्टिस्ट होगा वो भी बेचारा बाहर नहीं निकल सकता रोड पे। तो इतना ज्यादा उसके ऊपर वो बन जाएगा हवा के क्या बना दिया इन्होंने ना। तो इसलिए नेटफ्लिक्स को पता है कि यहाँ तो मतलब जलाओ गिराओ चीजें ये शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे हमें रीजन में ऐसी जगह पे हमें जाना ही नहीं है। तो वो अपना कभी भी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के साथ कभी कोलैबोरेशन करेंगे।
अच्छा, तो हमारे पास बड़े होनहार लोग मौजूद हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, एक से एक टैलेंटेड बंदा मौजूद है। लेकिन अफ़सोस के साथ अक्सर ये चीज़ भी सामने आती है कि वो टैलेंटेड लोग सिर्फ़ बैठे रह जाते हैं और दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है। तो इसमें उन लोगों को क्या करना चाहिए जो कि टैलेंटेड लोग हैं? वो किस तरह से अपने आप को सामने लेके आएँ? देखिए, अब सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपके पास सोशल मीडिया है। आप अपने आप टैलेंट को मनवाना चाहते हैं ना, आपको लगता है कि मैं ये कैरेक्टर अच्छा कर सकता हूँ, इस तरह की जॉनरा पे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, जो भी है, तो उनके पास फ्री हैंड है। आप कुछ भी ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करें, अपने आप पे थोड़ा-सा खर्चा करें और अपना टैलेंट शो ऑफ करें, लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, तो आपको टीवी वाले भी खुद बुलाएँगे। इसी तरह आपकी एक अच्छी मार्केट बनेगी, तो मुझे लगता है कि अब डेमो रील बनाने का और एक दौर होता था ना, लोग पोर्टफोलियो बनाते थे, ये करते थे, वो करते थे, अब कुछ भी नहीं है, आप सीधा इंस्टा पे आएँ, आप फेसबुक पे आएँ, आप यूट्यूब पे आएँ, अपने आप को खुद मनवाएँ। क्यों नहीं, आपको सब बुलाएँगे। अब आप देखें ना, हमारे जितने बड़े वाइन्स वाले हैं ना यहाँ पे, जो कॉमेडी वाइन्स के जो स्किट्स बनाते हैं, तो मेरी नज़र में उनमें कुछ लोग एक्टर नहीं है, सॉरी टू से। वो वक़्ती तौर पे बस कर गए, उनकी चीज़ें चल पड़ी और क्योंकि वो थोड़ी रियलिस्टिक चीज़ें कर गए, तो वो लोग रिलेट करते थे उनको आपस में, कि हाँ, ये हमारे घर में भी होता है, अच्छा मेरे साथ भी ये होता है। तो उनका कंटेंट बहुत अच्छा था, वो एक्टर नहीं थे, उनका कंटेंट बहुत अच्छा था, तो वो चल गए। अब ये है कि मैंने कुछ को देखा है, वो टीवी पे भी साथ कर रहे हैं काम, फ़िल्मों में कर रहे हैं, तो बिल्कुल है, अब मनवाने आना चाहिए आपको कि हाँ, मेरे अंदर टैलेंट है। अच्छा, तो साबिर भाई देखिए, हमारे पास जब हम मीडिया इंडस्ट्री में देखते हैं तो हमारे पास वसीम बदामी जैसे लोग भी मौजूद हैं, हमारे साथ इकरार उल हसन जैसे लोग भी मौजूद हैं। तो इन लोगों को देख के बेहद खुशी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं, दूसरी इंडस्ट्री से चुरा के अपने कंटेंट को जनरेट करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जो डिज़र्व नहीं करते और फिर वो बड़े-बड़े एज़ाज़ भी हासिल कर लेते हैं, किसी रीज़न की तहत। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आखिर वो लोग ये सारी चीज़ें अचीव कैसे कर लेते हैं? ये शायद किस्मत होती है इन लोगों की, क्योंकि मैंने वसीम बदामी का भी रिसेंटली इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने अपना जो पूरा बताया था, पूरा एक्सपीरियंस, वो जो ग्रास रूट लेवल से वो आए थे, वो बसों में बैठ के वो जिस तरह ट्रैफ़िक का सूरत-ए-हाल बताने जाते थे और आज माशाल्लाह वो बहुत अच्छी पोज़ीशन पे हैं। तो वाक़ई इस तरह के जेन्युइन लोग बहुत कम हैं यहाँ पे, बहुत कम हैं और जो तुक्का लगा के जो बढ़ जाते हैं आगे, जो चीज़ें होती हैं, जिनके जैक लगे हुए होते हैं, तो वो बस हो जाती है, इनकी किस्मत होती है, कहीं न कहीं उनके ताल्लुकात होते हैं। अच्छा, तो मेरा एक और आपसे सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, लाइक हमारे फनकार जो हैं वो काफ़ी हद तक पॉलिटिकल साइड तक चले जाते हैं। तो क्या हुँ, हुँ। फनकारों को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि आपको भी पता है कि जो जिस फ़ील्ड का बंदा होता है और उस फ़ील्ड में आगे बढ़े, तो वो हमारे मुल्क को एक बहुत अच्छी सक्सेस दे सकता है, बहुत बड़ी तरक्की दे सकता है। तो क्या फनकारों को पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहिए या नहीं? मेरे ख़्याल से जा सकते हैं, क्योंकि वो जो सेट पे पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं ना एक-दूसरे के साथ, कि मतलब वो इस हद तक पॉलिटिक्स हो रही होती है कि एक-दूसरे को प्रोजेक्ट से निकलवा देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। तो है, वो कीड़ा पाया जाता है इनके अंदर, तो मुझे लगता है कि इनको पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए सबको। जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको आना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा है, एक नोन फेस है। तो हमारे इमरान खान साहब भी क्या एक नोन फेस है ना, हमारी पब्लिक चाहती क्या है कि अच्छा है, कोई एक अच्छी शक्ल आके एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है, वो आए और सबको, अब हमें भी शुरू में यही था कि बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब वही है। तो मैं बिल्कुल कहूँगा आर्टिस्टों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में और करें, क्योंकि वो हमारे साथ भी करते हैं पॉलिटिक्स। ये सोशल मीडिया के दौर में आप टिकटॉक के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? टिकटॉक के बारे में असल में इसको जो है वो क्रिंज बना दिया गया है। असल में जो ऑडियंस है और जिस तरह के जो कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, तो वो एक अलग डिबेट है। मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि आपको 1 मिनट के अंदर-अंदर आपको वो पूरे एक्शंस मिल जाते हैं, पूरे जो आपको मोनोलॉग मिल जाते हैं लोगों के, डायलॉग्स मिल जाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा कंटेंट है। आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको पूरा वॉच टाइम पूरा करना है, 10 मिनट का कंटेंट बनाया, कहीं न कहीं ट्रैक कर जाता है। एटलीस्ट आपको 1-1 मिनट के अंदर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा और कुछ ना कुछ मज़े की चीज़ मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से टिकटॉक बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको बुरा बना दिया गया है। अच्छा सर, हमारे पूरे पाकिस्तान में एक से एक टैलेंट बैठा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आ गए हैं जो सिर्फ़ मीडिया स्टडीज़ की तरफ जा रहे हैं और उनका बहुत ज़्यादा जो है जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि उनका बहुत ज़्यादा रुझान है मीडिया साइंसेज़ की तरफ। तो आप एज़ अ डायरेक्टर, एज़ अ प्रोड्यूसर
आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनका इंटरेस्ट है कि वो किस तरह से इस फील्ड में अपने आप को ऊपर लेके आए? देखिए, जो मैंने देखा है, मैं खुद भी स्टडीज की हैं मीडिया में, मास्टर्स वगैरह किया है मैंने। तो मैंने जो देखा ना, जो हमारी फैकल्टी है ना, मतलब मैं एक जगह भी पढ़ रहा था, तो मैं सोच रहा था, जब मेरा फर्स्ट डे था, तो मुझे वो फैकल्टी में वो चेहरे ही नजर नहीं आए जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री का पार्ट है। मैं तो ये डर के जा रहा था, कल को मुझे किसी का सामना कर, कोई मेरा टीचर ऐसा हो जो बोले, हाय तू यहाँ क्या कर रहा है। तो मकसद ये है, मुझे इस तरह का कोई सीन ही नहीं हुआ। उल्टा मेरे मतलब ज्यादातर जो है ना, मेरे जूनियर नजर आए मुझे वहां पे। तो एक तो ये चीज कि हमारी मतलब अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज है ना, जो 2-3 जो टॉप की हैं यहाँ पे, जो अफोर्डेबल भी हैं और नामी गिरामी है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उसमें ये है कि फैकल्टी अच्छी नहीं है। फैकल्टी अच्छी नहीं है, क्यों नहीं है? कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है इनको। तो हमें जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज है ना, यहाँ से सिर्फ थ्योरी मिल रही है, और थ्योरी भी मतलब उसको उस तरह से नहीं समझाई जा रही, ना उस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई की जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सिटीज में वेस्ट ऑफ टाइम है हमारे यहाँ। जो बंदा सीखता है ना, वो फील्ड में आके ही सीखता है, प्रैक्टिकल आके सीखता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर वो बहुत ज्यादा कीन है और चाहते हैं कि कुछ करना और पढ़ भी रहे हैं, तो साथ साथ अपना भी कुछ काम करें। अब तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मैं काफी जगह बोल चुका हूँ, तो उस तरह से कुछ प्रोडक्शंस करें ताकि उनका मतलब एक प्रैक्टिस में रहें। जी, तो साबिर साहब और साहिर साहब, बहुत मजा आया आप दोनों के साथ बात करके, बहुत खुशी हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला आज हम लोगों को, और होप सो हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फिर एक बार और हम आपकी खिदमत में पेश होंगे, और तब तक के लिए मुझे, साहिर भाई को और साबिर भाई को, हम तीनों को दें इजाजत। खुदा हाफिज। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB बाय हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर।